अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में द अटलांटिक को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है और साथ ही अमेरिका की सुरक्षा के लिए विशेष अहमियत रखता है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिका जैसे ऐतिहासिक सहयोगियों को इस तरह की अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ग्रीनलैंड की एक भौगोलिक अवस्थिति को देख लीजिए। ग्रीनलैंड मुख्यतः आर्कटिक सर्किल में स्थित है। बैफिन बे के माध्यम से यह कनाडा से अलग होता है। इसके साउथ और साउथ ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक सी पड़ता है। साथ ही आइसलैंड और डेनमार्क का यह हिस्सा ग्रीनलैंड डेनमार्क स्ट्रेट के माध्यम से अलग होते हैं और साथ ही इसके पूर्व में ग्रीनलैंड सी भी पड़ता है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 56-57 हजार के आसपास है और मुख्यतः पॉपुलेशन की जो बसावट है वो इसके किनारे वाले क्षेत्रों में है, क्योंकि इसका जो अधिकांश अंदरूनी एरिया है आप देखेंगे ग्लेशियर और हिमखंडों का बना हुआ है, पर्वतों का बना हुआ है, वो रहने योग्य नहीं है, बसावट के योग्य नहीं है। यहाँ के लोगों की अगर आप जीवन शैली की बात करें तो मुख्यतः वो भेड़ पालन और मछली पालन से जुड़ी हुई है। साथ ही यहाँ के लोग शिकार भी करते हैं। हालांकि जो डेनमार्क की सरकार है वो हर साल इसको एक वित्तीय अनुदान प्रदान करती है, यहाँ के विकास के लिए विशेष रूप से काम करती है। यहाँ एयरपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कदम उठाए गए हैं। लेकिन डेनमार्क की एक महत्वपूर्ण चुनौती ये भी रही है कि यहाँ की परंपरागत जीवन शैली और आधुनिक जीवन शैली के बीच उसको एक संतुलित रवैया भी अपनाना है। हालांकि यहाँ के विकास को करने के लिए डेनमार्क ने हाल ही में सोना, हीरा और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों की खोज की भी शुरुआत की है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ऐतिहासिक रूप से ग्रीनलैंड का जो एक क्षेत्र है ये राजनीतिक रूप से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी डेनमार्क से जुड़ा रहा है। लगभग 1000 साल तक ये सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से डेनमार्क से जुड़ा रहा है। एक उपनिवेश के रूप में भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। 1953 में ग्रीनलैंड का जो एक क्षेत्र है ये डैनिश उपनिवेश से मुक्त हुआ। धीरे धीरे इसे पहले जिला और फिर प्रांत के रूप में डेवलप किया गया। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1979 में इसको एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में डेवलप किया गया, ऑटोनॉमी से प्रदान की गई। ये ऑटोनॉमी को आप पूर्ण ऑटोनॉमी के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 2003 में फिर से इसको और ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए, यानी और अधिक इसको ऑटोनॉमी प्रदान की गई। हालांकि जो इसके विदेश मामले हैं, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, वो आज भी डेनमार्क ही संभालता है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। डेनमार्क के बारे में आपने ये चीजें जान ली। डेनमार्क का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपके जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। इसकी खास बात यह है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनीष कोड का जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस पर भी डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, यानी आज से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और साथ ही इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन मटेरियल उपलब्ध होगा इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स आपको जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई मिलेंगी, यानी अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। तो इसका लाभ उठाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब ग्रीनलैंड के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जो इसकी भौगोलिक अवस्थिति है वो वस्तुतः इसके पास ही, ये आर्कटिक सर्किल है, यहां पर रशिया है, यहां पर यूरोप है, ये कनाडा का हिस्सा है और ये अलास्का का हिस्सा है।
तो इसके माध्यम से आप रशिया की गतिविधियों पर, चाइना की गतिविधियों पर और नॉर्थ कोरिया की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। उनके मिसाइल के जो प्रोग्राम्स हैं उन पर भी, उनकी ट्रेजेक्टरी को भी आप एक तरह से निगरानी में रख सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की घटना की वजह से ये जो रशिया के पास का लगा हुआ हिस्सा है, ये भविष्य में ट्रांसशिपमेंट के लिए, व्यापार के लिए, व्यापारिक मार्ग के लिए खुल सकता है। अगर इस पर दबाव बनाए रखना है, इसका हिस्सा बनना है, या आप इस पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो डेनमार्क का यह हिस्सा अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और ज्यादा रखता है। साथ ही इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप जानते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की संख्या 17 है, इसमें से जो 15 हैं वो लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 2 कौन से हैं, स्कैंडियम है और यट्रियम है। इनका जो प्रयोग है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आप ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे कि पवन ऊर्जा के अंतर्गत, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, एविएशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, एरोस्पेस के अंतर्गत कर सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इसलिए ये क्षेत्र विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का संसाधन करना, उनकी प्रोसेसिंग करना बहुत कठिन होता है, और इनके खनन से लेकर प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग तक जो 60 से 80%, 85% तक का जो पूरा प्रोसेस है उस पर चाइना का कब्जा है, चाइना का वर्चस्व है। तो इस वैल्यू चेन से, जो ये सप्लाई चेन है, इसमें अगर अमेरिका अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके पास ग्रीन अर्थ एलिमेंट्स का भंडार होना चाहिए, और यह माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड इसमें एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकता है। तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला से चीन को इसके संदर्भ में हटाने के लिए ग्रीनलैंड का एक विशेष स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश हो जाता है। इसलिए अमेरिका बार बार इस पर अधिकार की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ही ऐसी बात कही है। जब वो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 2016 से 2020 के दौरान, तो उस दौरान भी उन्होंने ग्रीनलैंड पर अधिकार की बात कही थी, और जिसका विरोध डेनमार्क के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने वर्ष 2019 की अपनी डेनमार्क की यात्रा को रद्द कर दिया था। इससे पहले भी 1946 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, वो वस्तुतः ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कह चुके हैं, और उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए $100 मिलियन प्रस्तावित भी किए थे, और इसके बदले कुछ हिस्से अलास्का के देने की भी बात कही थी। साथ ही यह भी ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका पहली बार किसी क्षेत्र को खरीदने की बात कर रहा है, बल्कि उसने इतिहास में कई क्षेत्र खरीदे भी हैं। इसके इतिहास के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे 1803 में जो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, तो उन्होंने फ्रांस से लुसियाना का एक बड़ा हिस्सा खरीदा था। लुसियाना का बड़ा हिस्सा खरीदा था, और उसकी कीमत चुकाई थी $15 मिलियन। इससे अमेरिका के क्षेत्र में 20 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो ऐड हो गया था। यह 1803 की बात है, जब थॉमस जेफरसन राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 1867 में जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो एंड्रयू जॉनसन थे, तो रशिया से अलास्का का हिस्सा खरीदा गया था, और अलास्का का जब हिस्सा खरीदा गया था तो उसके लिए $7.2 मिलियन की कीमत चुकाई गई थी, और इससे अमेरिका में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐड हो गया था। हालांकि जो अलास्का का आधुनिक राज्य है वो हमारे सामने 1959 में सामने आया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1917 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, उस दौरान भी कैरिबियन सी में स्थित जो डेनिश वेस्ट इंडीज था उसको अमेरिका ने खरीदा, और उसको आप वर्जिन आइलैंड के नाम से अमेरिका का जो वर्जिन आइलैंड है उसके नाम से आप जानते हैं। तो अमेरिका इतिहास में पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासी क्षेत्र है। दूसरा कथन है यूरोप और उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के बीच स्थित होने के कारण यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।